मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम अपने पढ़ लिया था, उसके बाद में कुछ अनुप्रयोग भी अपने कर लिए थे। उसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है, जो इसका लास्ट एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अचालक गोला है, यहाँ पे पहले अपन चालक गोला और गोलीय कोष के लिए पढ़ चुके हैं। तो अचालक गोले में क्या डिफरेंस होगा? तो अगर अपने पढ़ा था कि एक चालक है और एक अचालक है, तो क्या मेन डिफरेंस क्या होगा? जैसे मेरे पास एक ये चालक है और एक ये अचालक है। अगर मैं इस चालक को प्लस क्यू आवेश देता हूँ, जैसे इसके मध्य भाग में मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो यह आवेश 10⁻⁹ सेकंड पश्चात इसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है, मीन्स इसके पृष्ठ पर फैलता है। जबकि इस अचालक को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये आवेश जिस स्थान पर दिया जाता है वह उसी स्थान पर बना रहता है। अर्थात इस स्थिति में इसका जो आवेश है उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। ये इसका मुख्य डिफरेंस है। तो अपन ने अभी अचालक गोला लिया है, तो देखें कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला जो कि प्लस क्यू आवेश से समरूप आवेशित है, तो वो आवेश उसके कहाँ जाएगा? संपूर्ण आयतन में। आयतन अपन मान के चलते हैं कितना है, V से डिनोट किया है, तो उसके संपूर्ण आयतन में वो Q आवेश समरूप वितरित है। तो जब आवेश Q V आयतन में समरूप वितरित होगा तो आयतन आवेश घनत्व होगा, जिसको अपन ने स्टार्टिंग में रो से डिनोट किया था। तो रो से प्रदर्शित करने पर रो बराबर अपने को मिलता है Q/V। Q/V, V गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। r यहाँ पे उसकी त्रिज्या कैपिटल से लिया आपने, तो Q/4/3 पाई r³। अब उस गोले के केंद्र से इस O से, O माना है केंद्र को, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो बिंदु P जो है उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले से अपन बता चुके हैं कि एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे अपने उसको गोलीय माना है, तो एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का इसका मतलब वो गोलीय गाउसियन पृष्ठ कहाँ से गुजरेगा? बिंदु P से गुजरेगा। तो उसकी 3 स्थितियाँ हो सकती बिंदु P की, कि जब वो बिंदु गोले से बाहर हो, उसकी सतह पर हो, उसके आंतरिक भाग में हो। तो पहली स्थिति अपन लेकर चले, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो अपने को एक गोला लेना है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और प्लस Q आवेश से आवेशित है। तो मैं यहाँ पे गोले का निर्माण कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने एक गोला लिया है R त्रिज्या का, ये गोला जिसका केंद्र O है और ये प्लस Q आवेश से समरूप आवेशित है। तो ये इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है कुछ इस प्रकार। आयतन मैंने मान लिया V, आवेश घनत्व हो गया आयतन आवेश घनत्व ρ। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाह्य बिंदु पर बिंदु P है, तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अपन ने की है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है। इस प्रकार से अपने को गाउसियन पृष्ठ लेना, वो बिंदु इससे गुजरना चाहिए। जब अपन त्रिज्या ये लेंगे तो गुजरेगा। अब इस गाउसियन पृष्ठ का जो सरफेस है वो मैंने माना S है। S है तो यहाँ एक अल्पांश लिया है, एक अल्पांश क्षेत्रफल ds, तो उस ds की डायरेक्शन होगी लंबवत बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ds वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये जो आवेश है कि इसके कारण कितना परिबद्ध हुआ, क्योंकि गाउस के नियम में अपने को क्या चाहिए? गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हुआ, समेशन Q से डिनोट करते हैं, वो Q के इक्वल, क्योंकि सारा जो आवेश Q दिया है वो इस गाउसियन पृष्ठ में ही तो परिबद्ध है, तो Q के इक्वल हो गया। ओके,
अब यहाँ इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर अपन पहले भी निकाल चुके हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप गाउसियन पृष्ठ का ये पॉइंट ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे ये ले लें, प्रत्येक बिंदु पर ये तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो लंबवत बाहर की ओर। अपन ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्र सदिश है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। अब देखें, गाउस के नियमानुसार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है क्या होता है, फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये गाउस के नियम से समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा, समेशन क्यू का मान क्यू रखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है देखें। यह भी बताया मैंने कि ई और डी एस की डायरेक्शन समान है तो थीटा क्या हो जाएगा उन दोनों के मध्य का 0, और जो ई है वो प्रत्येक बिंदु पर समान है तो नियत होगा तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, डॉट हटा दिया, समेशन क्यू का मान रख दिया कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई प्रत्येक बिंदु पर नियत है तो समाकलन से बाहर आ गया, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल डी एस संपूर्ण क्षेत्रफल को निरूपित करेगा और एस किसका है, गाउसियन पृष्ठ का। तो गाउसियन पृष्ठ एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या अपन ने क्या ली थी, स्मॉल आर, तो ये डी एस बराबर बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये मान यहाँ रखा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान चाहिए अपने को तो इसको इधर ले जाएंगे, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन गया तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सदिश रूप में दर्शाएं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि कोई एकांक सदिश आर कैप हो तो अपन सदिश रूप में कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है, एकांक सदिश जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। बिंदु एक, ये जो समीकरण एक है इससे देखो क्या देखने को मिल रहा है कि समीकरण एक कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अपन ने बिंदु आवेश क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी चैप्टर नंबर 1 में, तो उसी के अनुसार अपने को मिला, देखो E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो ऐसा ही एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है कि जैसे बिंदु आवेश के कारण था, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो गोला है, ये गोला बाह्य बिंदुओं के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और वो आवेश कहाँ है, उसके केंद्र पर, क्योंकि ये दूरी कहाँ से ली है, केंद्र से, ना कि सतह से या किसी और बिंदु से। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो बिंदु आवेश जो है या फिर संपूर्ण जो उस गोले का आवेश है वो कहाँ रखा हुआ है, गोले के केंद्र पर, तो उसके कारण अपने को ये मिलता है। रो की फॉर्म में निकालें तो अपने को पता है कि रो इज इक्वल्स टू आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश, और जो कुल आपका क्या था, आयतन। ये एक अनुपात है और अनुपात तो ये राशि नियत रहती है। तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ से रो इंटू वी का मान रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान आपने यहाँ रखा, Q किस गए, K का रखा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर कह सकते हो इस फॉर्म में रखा। तो अपने को देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या मिला, E इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपने को देखने को मिलता है। तो ये रो की फॉर्म में और ये सिंपल क्यू की फॉर्म में अपने को मिलता है। बाह्य बिंदु पर तो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट अपन चलते हैं कि जब बिंदु P गोले की कहाँ हो, सतह पर स्थित हो, सतह पे होगा तो वो जो गाउसियन पृष्ठ है वो उसकी सतह से ही गुजरेगा। इसका मतलब स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो इन दोनों समीकरण में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे तो ये समीकरण तो बनेगी E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इस समीकरण में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे तो नीचे भी कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा केवल कैपिटल आर। देखिए क्या बनता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल आर है उस गोले की त्रिज्या। सदिश रूप में दर्शाएंगे तो आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, और
अगर आप उसको रो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रो की फॉर्म में हो जाएगा E=ρ/3 कैपिटल R। यह है उसकी सतह पर। नेक्स्ट है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब आंतरिक भाग में होगा तो स्मॉल r जो है वो लेस देन होगा कैपिटल R से, क्योंकि त्रिज्या से छोटी होगी दूरी। तो उसी स्थिति में अपन एक वापस से गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, लेकिन वो अब की बार अंदर होगा, क्योंकि वो बिंदु कहाँ है, उसके आंतरिक भाग में। तो निर्माण करते हैं अपने गाउसियन पृष्ठ का। देखें ये लिया अपने एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला जो कि अचालक है, प्लस Q आवेश से आवेशित था, तो इसका कुल आवेश हो गया प्लस Q। अब इसके आंतरिक भाग में ये बिंदु P माना है, जो कि कितनी दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर। तो R त्रिज्या का O केंद्र वाला एक गाउसियन पृष्ठ मैंने देखो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, खींचते हैं। तो इस स्थिति में क्या इसके द्वारा जो आवेश परिबद्ध है वो Q के बराबर होगा? नहीं। कितना होगा? इस Q से अलग होगा, हो सकता है कम हो। यहाँ पे कम होगा क्योंकि कम आयतन घेरेगा। तो Q डैश मान के चल रहे हैं, अब उस Q डैश का मान अपन निकालेंगे। तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध आवेश है वो Q से कम होगा, और वो क्वांटिटी मैंने मानी है Q डैश। अब जो आयतन घेरेगा ये जो गाउसियन पृष्ठ है उसका आयतन भी तो कम होगा, वो भी इससे कम होगा, तो मैंने उसको माना है V डैश। तो V डैश पर आवेश है Q डैश, और V पर आवेश कितना था? Q। लेकिन आयतन आवेश जो घनत्व होता है रो, वो तो एक अनुपात है, वो अनुपात है तो क्या होता है? Q/V या Q डैश/V डैश। जब अपन ने आयतन कम कर दिया तो उसमें आवेश भी तो कम ही आएगा। तो उस स्थिति में रो का मान तो क्या रहा? नियत। तो ये तो क्या रहता है? नियत रहता है। तो यहाँ से देखें तो इस स्थिति में इस गाउसियन पृष्ठ, वापस से मैंने इसको क्या नाम दिया है? S नाम दिया है। और गाउसियन पृष्ठ S से जो परिबद्ध आवेश है कितना? समेशन Q बराबर क्या नाम दिया है? Q डैश। तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से? Q डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू V डैश। रो इंटू V डैश। V डैश है इस गाउसियन पृष्ठ का आयतन, ये भी एक गोला है, गोला है तो गाउसियन पृष्ठ का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r क्यूब। तो अपने को Q डैश का मान मिल गया। क्लियर है? अब गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स, इसके लिए पुनः अपन क्या माने? यहाँ पे कोई मान लिया इस S के ऊपर एक अल्पांश है, उस अल्पांश यहाँ पे मान लिया मैंने, ये अल्पांश ds है, तो ds के लिए डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हो जाएगी ये, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। समेशन क्यू है यहाँ से लिखा अपने क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये क्यू डैश है। ई वेक्टर और डी एच वेक्टर की दिशा समान है इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, क्योंकि दूरी समान है यहाँ से, और क्षेत्रफल से बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल है उसके हमेशा बाहर की ओर है, तो यहाँ पे। और इस ई वेक्टर का जो परिमाण है वो इस गाउसियन पृष्ठ के लिए समान होगा, क्योंकि दूरी समान है, आवेश इसके अंदर जो समाहित है वो समान है, तो इसका परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। हाँ, डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो सकती हैं ऐसे, लेकिन परिमाण क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ से डॉट हटाएं, तो ई डी एस कोस थीटा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो देखें ये अपने पास मिलता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई का मान नियत है, समाकलन से बाहर, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। डी एस का समाकलन है, किसको निरूपित करेगा? एस को। एस क्या है? एस है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या स्मॉल r थी तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर क्या मिलेगा? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर मान रख दिया, एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या बन गया? K।
तो ई बराबर के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्यू डैश की फॉर्म में है, लेकिन अपने को रो की और क्यू की फॉर्म में भी चाहिए। तो देखें यहाँ से इस क्यू डैश का मान रख सकते हैं अपन। इसका कहाँ से रखें? अपने को पता है रो बराबर क्या होता है, क्यू डैश अपॉन वी डैश, क्योंकि ये तो अनुपात है। ये तो प्रत्येक के जब आयतन कम होगा तो आवेश कम हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब दोनों का अनुपात क्या रहेगा? नियत। घनत्व है तो घनत्व नियत है। तो यहाँ से रो बराबर क्यू डैश अपॉन वी डैश का मान रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, गॉसियन पृष्ठ का आयतन। तो यहाँ से क्यू डैश बराबर ये आ गया। ये मैंने यहाँ रखा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या मिला? E इज इक्वल्स टू ऊपर रो बचा एक आर अपॉन में ये 3 नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू बना रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म आर कैप मल्टीप्लाई। यहाँ इन दोनों को, ये परिमाण है ये दिशा है, इन दोनों को आप आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इसको क्यू की फॉर्म में और लिखते हैं। तो इसके लिए पुनः रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि अनुपात है तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। मीन्स वी पर जो आवेश वितरित था वो कितना? क्यू, और वी डैश पर आवेश वितरित था वो कितना माना है? क्यू डैश। तो रख दिया इसका वी का मान। वी क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि वी तो क्या है? गोले का आयतन। ये मान यहाँ रखा इस समीकरण में। तो देखो क्या मिला, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, अब इंटू में 3 एप्सिलॉन नॉट और R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया? K, तो ये K, ये Q अपॉन में क्या बचा? R क्यूब, और ऊपर क्या था? R। तो यहाँ से अपने पास ये मिला। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट हो तो E दूरी के समानुपाती होता है। और पहले वाले में क्या था? E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और केंद्र पर होता है सतह पर होता है। तो सतह के लिए अपने पास क्या था? नियत था। सतह के लिए क्या था? ये देखो नियत था, मतलब दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है कि यदि बिंदु P गोले के केंद्र पर ले आए, जब केंद्र पर होगा तो स्मॉल r 0 हो जाएगी, क्योंकि दूरी है ही नहीं केंद्र से। स्मॉल r 0 होगी तो इस समीकरण में मान रखा, चाहे आप इसमें रख दें चाहे आप इसमें रख दें, r 0 रखा तो कंप्लीट रंग 0 हो गई। तो E बराबर क्या मिला? 0। अर्थात चालक के केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन आंतरिक भाग में 0 नहीं होती। वो कितनी होती है? इतनी होती है। तो ये अपने को 4 पॉइंटों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है। अब समरूप अचालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन आरेख दर्शाते हैं। तो परिवर्तन आरेख के लिए अपन ग्राफ डिनोट करते हैं। देखें ये अपने पास में y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 0। x एक्सिस पर लेते हैं केंद्र से उस बिंदु की दूरी। तो सबसे पहले चलते हैं r0 पर। r0 मतलब केंद्र, तो केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0। मीन्स ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्राफ के बिल्कुल ध्यान से समझें। उसके बाद में अगर आंतरिक भाग में चलें तो आंतरिक भाग में अभी अपने निकाला है कि E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। स्मॉल आर के साथ में डिपेंडेंसी देख रहे हैं, तो ये सभी नियत। तो E समानुपाती R। ये कब तक है समानुपाती? जब तक वो बिंदु उसके अंदर स्थित है। तो अंदर स्थित होगा तो समानुपाती, और समानुपाती ग्राफ आता है मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। तो जब R लेस देन कैपिटल R है तो समानुपाती। नेक्स्ट पॉइंट होगा R बराबर कैपिटल R। जब सतह पर पहुंच जाएगा, और सतह पर पहुंच जाएगा तो उसका मान हो जाएगा इतना, जो कि मैक्सिमम होगा। और जैसे ही सतह से बाहर निकलेंगे तो E जो है वो इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स R बढ़ेगा तो E कम होगा वर्ग के संबंध में। तो देखें, तो नेक्स्ट होगा R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ तक तो वो बढ़ेगा इस समीकरण के अनुसार, जो भी अपने समीकरण लिखी है इस समीकरण के अनुसार। देखो यहाँ तक तो जब समानुपाती तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
सतह तक, और वहाँ जाके मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपने पास मान लिया कि ये अपने पास सतह का बाउंड्री है, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम होगा। इस प्रकार से बढ़ेगा ई समानुपाती आर, कब? जब आंतरिक भाग में है, केंद्र पर 0, आंतरिक भाग में बढ़ा, उसके बाद में सतह पे जाके मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो गया ई एस, और कितना हो गया वो अपने पास में मिलता है के क्यू अपॉन में क्या मिला था अपने को? कैपिटल आर स्क्वायर। और जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे अपन, मीन्स बाह्य बिंदुओं के लिए, तो कैसे प्राप्त हुआ था? ई जो था वो व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, मीन्स आर जो जो बढ़ेगा ई का मान कम होगा, और कम होगा स्क्वायर के संबंध में। तो कैसे प्राप्त? यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हुआ था बाह्य बिंदुओं के लिए व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपनी जो एप्लीकेशन थी उसके लिए ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत इजी तरीके से जो भी टर्म्स अपने को प्राप्त हुई उनकी सहायता से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपनी गाउस के नियम की जो एप्लीकेशंस थी वो कंप्लीट हुई। ओके, अब नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे थे सेकंड चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के भी। तो पहले क्वेश्चन अपन सेकंड चैप्टर का लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों, रेखीय आवेश तार हैं, पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 व λ2 हैं, तो इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बड़ा ही आसान है। देखें, सबसे पहले अपने दो रेखीय आवेश तार लिए हैं, लंबाई है उनकी बहुत ज़्यादा। तो मैंने मान लिए कि मेरे पास में ये दो रेखीय आवेश तार हैं, ठीक है, इनकी लंबाई अधिक है, तो अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसका λ1 और इसका रेखीय आवेश घनत्व है λ2, ठीक है। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, तो इनकी लंबाइयों का प्रत्येकांक लंबाई का बल का व्यंजक। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों के ऊपर दो अल्पांश ले रहा हूं समान लंबाई के। इस पर अल्पांश लिया है डेल एल और इस पर भी अल्पांश लिया है डेल एल। दोनों अल्पांशों के मध्य की दूरी वही होगी कितनी? स्मॉल आर। तो इस अल्पांश पर आवेश भी होगा, लंबाई है कितना होगा? डी क्यू। इस अल्पांश पर भी आवेश होगा, कितना होगा? डी। लंबाई अपन ने समान ली है, ठीक है। तो देखिए, आवेश घनत्व डिफरेंट है, बट आप ये ध्यान रखना कि आवेश घनत्व क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इसका आवेश अपने पास देखें कैसे प्राप्त होता है। तो बल की बात चल रही है, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो बल के लिए पहले मैं ये मान रहा हूं कि इसके कारण ये एक आवेश है डी क्यू, इसके कारण यहाँ कोई बिंदु स्थित है। बिंदु कौन सा? जो डेल एल अल्पांश है, तो एक किसको मैं बिंदु मान सकता हूँ। तो इस डेल एल लंबाई वाले डी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या मिलती है? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू या ई इज इक्वल्स टू मिलता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये मिलेगा। इसको इस मेथड से नहीं करते अपन, इसको अपन करते हैं कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी ना अपनी गाउस के नियम की, कि एक तार लिया था अपन ने, उस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पूरे तार के कारण, तो उसमें से इस अल्पांश के कारण है, अल्पांश के कारण क्या हो जाएगी? वो थी E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा। लेमडा यहाँ पर क्या है? 1, तो 2k लेमडा अपॉन आर। इस मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा 1 अपॉन आर। इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर बल कितना? तो बल के लिए अपन ने क्या मान लिया कि यहाँ पर आवेश रखा हुआ है dq। क्या आवेश रखा हुआ है? dq आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इस dq आवेश के कारण
इसके ऊपर इस डी क्यू पर लगने वाला बल कितना होगा, तो बल बराबर चैप्टर नंबर 1 में लिखा था कि इसके विद्युत क्षेत्र ये आ गया, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है तो आवेश पर लगने वाला बल बराबर था F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पर बल हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू मतलब डी क्यू और ई मतलब ये वाला ई। इस विद्युत क्षेत्र में ये डी क्यू आवेश रखा है तो उस पर इतना बल लगेगा। ई का मान रखो तो F बराबर क्या मिलेगा, F बराबर अपने को मिलता है 2k लेमडा 1 अपॉन आर और डी क्यू क्या है, इस अल्पांश का आवेश। तो आवेश अपन कहाँ से लिख सकते हैं, हम जानते हैं लेमडा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी एल, होता है डी क्यू अपॉन डी एल या डेल एल। तो यहाँ से डी क्यू बराबर क्या बनेगा, लेमडा इंटू डी एल। ये मान यहाँ रखा लेकिन यहाँ लेमडा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो F बराबर क्या बना 2k लेमडा 1 लेमडा 2 डी एल अपॉन आर। ये जो बल आया है ये इसकी संपूर्ण लंबाई के कारण आया है, लेकिन अपने को क्या चाहिए प्रति एकांक लंबाई का। तो प्रति एकांक लंबाई के लिए अपन क्या करें, उसका जो अल्पांश लिया है उसका भाग दे दें। भाई डेल एल का इतना आया है तो प्रति एकांक के लिए अपन जितनी लंबाई का निकाला है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि डेल एल लंबाई के लिए लगा बल इतना, तो एकांक लंबाई के लिए लगा बल, तो एकांक लंबाई पर लगा बल F डैश बराबर हो जाएगा जितनी लंबाई के लिए लिखा उसका भाग दे दें अपन, तो F अपॉन डी एल। तो ये बनेगा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू डी एल अपॉन आर इंटू डी एल। डी एल से डी एल कैंसिल आउट तो F डैश बराबर बचा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर। तो इतना बल क्या होता है इनके मध्य एकांक लंबाई पर लगता है। क्लियर है, ये अपना एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब अपन जो फर्स्ट चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल पूछे थे, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5, उनकी चर्चा करते हैं। देखें अपना क्वेश्चन था कि दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती हैं। जब इसे 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तो कोण फिर भी वही रहता है। तो यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो द्रव का पैराविद्युतांक ज्ञात करो। देखो क्या क्या अपने को दे रखा है, पहले वो अपन लिख लेते हैं। पहली बात तो अपने को थीटा दे रखा है और थीटा कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 30 डिग्री जो दोनों डोरियों के मध्य बन रहा है। फिर द्रव का जो घनत्व है तो अपन लिख लेते हैं द्रव का घनत्व, दोनों ही घनत्व हैं तो द्रव के घनत्व को मैं सिग्मा से लिख रहा हूँ। तो द्रव का घनत्व दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा दे रखा अपने को पदार्थ का घनत्व, गोले के पदार्थ का, गोले के पदार्थ का घनत्व है उसको मैंने रो से लिखा है। वो कितना दे रखा है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अपने को 3 चीज़ें दे रखी हैं और पूछा क्या है एप्सिलॉन आर जो द्रव का है। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें। देखो कैसे, ये एक अपने पास मान लो दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से 2 बराबर लंबाई की डोरियां लटकाई गई हैं। ये कुछ इस प्रकार से लटकाया अपने इनको। दोनों का जो मास है वो समान है, दोनों समावेशित हैं। मैंने मान लिया इनका मास m है तो यहाँ भार लगेगा mg, यहाँ भी भार लगेगा mg। ये कोण टोटल 30 डिग्री है तो इनके मध्य बल लगेगा। साम्यावस्था में कुछ न कुछ बल लग रहा है, मैंने दूरी मान ली कितनी r। अब देखो जैसे ही ये भार लगेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। कितना T, यहाँ पर भी कितना T। जब ये दोनों समावेशित है तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे प्रतिकर्षण बल। तो ये बल
इधर लगाएगा ये इस पर, और ये इस पर बल इधर लगाएगा। ये m मास मान रखा है इनका। तो बल F और ये बल F दोनों समान होंगे। कैसे? देखो दूरी समान है, मास समान है, आवेश समान है, क्योंकि आवेश और दूरी पर निर्भर करता है। आवेश और दूरी दोनों समान है तो दोनों में द्वारा लगाया गया बल भी क्या होगा? समान होगा। अब इस कोण को मैं यहाँ से ऐसे समद्विभाजित कर लेता हूँ। 30 डिग्री था टोटल, ये कितना बचेगा? 15 डिग्री। ये भी कितना बचेगा? 15 डिग्री। अब देखो ये जो T तनाव बल लग रहा है, इस तनाव बल के दो घटक होंगे। एक घटक होगा इस प्रकार से, एक घटक होगा इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार एक घटक होगा इस प्रकार से और एक घटक होगा इस T के इस साइड में। ये देखो बिल्कुल केंद्र की ओर होता है mg। ये T वाला इसका घटक इसको संतुलित करेगा। तो ये घटक कितना? ये T है, ये दोनों समांतर हैं। ये थीटा 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 15। एकांतर कोण ये भी कितना होगा? 15। कोण मिल गया, कोण मिल गया तो ये कंपोनेंट मिल गया अपने को T कोस थीटा, और ये मिल गया T साइन 15। थीटा का मान यहाँ मैंने लिख दिया 15। ठीक उसी प्रकार ये बनेगा T कोस 15 डिग्री और ये बनेगा T साइन 15 डिग्री। जब साम्य अवस्था में है ये तो T कोस 15 mg को संतुलित करेगा और T साइन 15 F को संतुलित करेगा। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ से कुछ समीकरणें बनेंगी अपने पास। पहली समीकरण बनी है T साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू F, और F होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार बनेगा T कोस 15 कितना? mg। जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, m उसका द्रव्यमान। इस समीकरण में इसका भाग दें तो अपने को मिलेगा T से T कैंसिल आउट, tan 15 डिग्री बराबर क्या मिलता है? KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mg। ये समीकरण नंबर 1 मिल गई। ये जब है जब इसको आपने बाहर रखा हुआ है। अब कंडीशन ये आ गई कि इस सिस्टम को एक 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले द्रव में, घनत्व वाले द्रव में डुबो दिया तो कोण वही रहा, मीन्स ये कोण समान रहा, लेकिन कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? इसका भार चेंज होगा। क्यों होगा? अपने 11th क्लास में पढ़ा था आर्किमिडीज का सिद्धांत, पढ़ा था क्या? उसमें यह था कि जब कोई निकाय, कोई गोला, कोई पदार्थ किसी द्रव में पूरा डूबा रहता है या आंशिक डूबा रहता है, जितना भी, तो उसका भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके mg में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। तो इस स्थिति में इसका जो परिणामी भार होगा, तो जब आपने क्या किया इसको, जब इस निकाय को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है तो गोलों पर उत्प्लावन बल लगता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, जिससे भार में क्या होती है? कमी होती है। भार में क्या होती है? कमी। और जो उत्प्लावन बल होता है उसका मान कितना होता है? वो होता है उस गोले द्वारा उस द्रव का जो हटाया गया द्रव है, द्रव में जो द्रव वो हटाएगा उसके भार के तुल्य। कह सकता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उत्प्लावन बल का मान कितना? उत्प्लावन बल का मान होगा गोले द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य। तो उत्प्लावन बल, इसको बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो FB से लिखा है मैंने, इज इक्वल्स टू
क्या बनेगा, बनेगा गोले द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। अब द्रव्य का भार लिखना है, भार वही mg होगा। ये कमी करता है तो अपन इसको ऋणावेश माइनस चिन्ह में लिखते हैं, ठीक है। तो गोले का भार कितना, भार फिर से mg, लेकिन उस द्रव्य का भार नहीं पता अपने को, पता है क्या, नहीं पता, भार नहीं पता तो mg ये नहीं पता, g तो अपने को पता है, m नहीं पता, तो द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, घनत्व बटा में आयतन। क्या होता है, घनत्व बटा में आयतन। तो यहाँ द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का घनत्व कितना, द्रव्य का घनत्व अपने किसे डिनोट किया है, सिग्मा से, और आयतन v, ठीक है। तो मैं इससे लिख सकता हूँ एफ बी इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू, या फिर इसको लिख दें अपन, अच्छा यहाँ से जो द्रव्य का घनत्व है और ये जो इसका आयतन है, किसका आयतन है, द्रव्य जो द्वारा उस द्रव्य का जो आयतन है, तो इस आयतन की आयतन उतना ही होगा जितना उस गोले का है, गोले के आयतन के तुल्य। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो सिग्मा और अपोन में ये जो v है ये किसके तुल्य होगा, ये गोले के आयतन के तुल्य होगा। वैसे है ये किसका, द्रव्य का आयतन, लेकिन जितना आयतन गोले का होगा उतना ही तो द्रव्य को हटाएगा वो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं m के बराबर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल्स टू m ओवर v। तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू मिला सिग्मा इंटू v, कुछ इस टाइप से होगा। तो m, ये जो m रख रहे थे भार में, जो mg में, इस m की जगह मैं लिखूंगा सिग्मा, और गुणा में होगा द्रव्य का आयतन, लेकिन द्रव्य का आयतन उतना ही होगा जितना किसका होगा, जितना होगा अपने पास उस गोले का, गोले का होगा। तो क्या लिख सकते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन और गुणा में g। अब गोले का आयतन पता है कि अपने को नहीं पता, फिर से यही समीकरण काम में लेंगे, लेकिन अब की बार ये समीकरण गोले के लिए काम में लेंगे। तो देखो क्या बनता है अपने पास, फिर बनेगा एफ बी इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो था ही, फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ गोले के लिए। तो गोले का घनत्व कितना था, रो, रो बराबर बनेगा m अपॉन v, ये बनेगा अपने पास में। तो m अपॉन v, तो यहाँ से लिख सकते हैं जो अपनी समीकरण थी सिग्मा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा, मास तो पता ही है m, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू में g, और अपॉन में क्या हो जाएगा, v का मान लिख रहे हैं यहाँ से, तो v बराबर होगा m अपॉन रो, तो अपॉन में हो जाएगा रो। तो उत्प्लावन बल का मान आ गया रो अपॉन, सॉरी, सिग्मा अपॉन रो इंटू mg। इतना मान उत्प्लावन बल का होगा, ये उस भार में क्या करेगा, कमी करेगा। तो उसका परिणामी भार बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी भार हो जाएगा, पहले कितना था mg, अब कितना हो गया, इतना, सिग्मा अपॉन रो mg, इतना कम हो गया, तो mg यहाँ से क्यों कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी थी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो की वैल्यू कितनी थी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों समान थे। यह 0.8 और 1 अपॉन में 1.6, ये बचेगा 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो परिणामी भार जो है वो कितना बचा, वो बनेगा mg/2। ये अपने को इतना परिवर्तन होगा उसके भार में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। mg/2 हो ही गया अपने पास से, एंगल समान है तो t cos 15 यही रहेगा और t sin 15 सेम रहेगा। तो अब की बार समीकरण क्या बनी अपनी, तो पुनः है द्रव्य के लिए, द्रव्य में स्थित होने पर क्या बना, t sin 15 इज इक्वल्स टू
टी वाला जो घटक है वो एफ को कर रहा है, तो एफ तो सेम है, तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पे के का मान चेंज हो जाएगा। के का मान चेंज क्यों होगा? क्योंकि अब ने अब की बार क्या लिया है, माध्यम लिया है, तो माध्यम लिया तो उसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना चेंज होगा बस। चूंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन आर बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पराविद्युतांक क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर क्या बनेगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मान यहाँ रखें तो क्या बना, तो टी साइन 15 इज इक्वल्स टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, आवेश में नहीं। और टी कोस थीटा वाला जो घटक है, तो टी कोस 15 वो बन गया mg/2, इतना बन गया। तो यहाँ से इसमें पुनः इसका भाग दिया तो tan 15 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, इसमें इसका भाग दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बनेगा mg, और ये चला गया ऊपर 2। क्लियर है? इस प्रकार से अपने को मिलता है। अब ये समीकरण नंबर जो 2 है, देखें समीकरण जो 1 है ये वाली tan 15 को डिनोट कर रही है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। यहाँ पे जो q का मान है, यहाँ पे जो के का मान है वो क्या बना, वो है निर्वात के लिए, तो वो ये था, ये था। क्लियर है अपने पास में? ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 हैं, ये देखो अपने पास ये जो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, देखो 1 व 2 से, तो वहाँ से मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही मिला। और इनटू में क्या था 1/mg, और इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/mg। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, mg से mg, तो इधर तो बचा 1 और इधर बचा 2/एप्सिलॉन आर। 1 इज इक्वल्स टू 2/एप्सिलॉन आर, तो क्या बना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर आता है, जो कि पराविद्युतांक है किसका, उस द्रव्य का। तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को देखने को यहाँ पे ये मिलती है कि एक नया बल, क्योंकि ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि जब उत्प्लावन बल काम करेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से, वो उत्प्लावन बल का मान कितना होता है, वो होता है उस गोले द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर, और उस द्रव्य का भार m' मान लो। चाहे द्रव्य का भार में अपने को m' नहीं पता तो m' अपन ऐसे निकाल लेते हैं सिग्मा इंटू v। ये v होता तो द्रव्य का है, बट द्रव्य का आयतन उतना ही होगा जितना वो गोला वहाँ से उसको हटाएगा। मीन्स यहाँ पे अपन गोले का आयतन भी कह सकते हैं। क्लियर है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 समरूप आवेशित चालक गोले B व C कुछ दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल F लगता है। एक अन्य आवेशित चालक गोला भी है जिसे अलग अलग पहले B के साथ उसके पश्चात C के साथ संपर्क में लाया जाता है, तो B व C के मध्य नए प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। दूरी उसी दूरी पर वापस रख दिया तो कितना मान होगा। सॉल्यूशन देखें कैसे। 2 चालक थे B व C, दोनों समरूप आवेशित हैं। मैंने मान लिया कि ये B और ये C दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों पर आवेश का मान क्या है, समान है। इस पर आवेश समान है, मतलब QB बराबर क्या है, QC। समरूप आवेशित हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होगा। मैंने मान लिया दोनों का आवेश Q है, तो F बराबर क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इन पर प्रारंभ में बल लग रहा है। अब एक दूसरा मैंने बिंदु मान लिया
चालक गोला जो आना है जो कि अनावेशित है प्रारंभ में, बिल्कुल उस पर आवेश का मान 0 है, मैंने उसको ए नाम दिया है और इस ए पर आवेश होगा QA। तो पहले मैं इसको इसके संपर्क में लाऊंगा। जब मैं इसके संपर्क में लाऊंगा तो प्रारंभ में इस पर आवेश 0 और इस पर कितना QB। तो जब दोनों को आवेश लाऊंगा तो दोनों पर आवेश समरूप वितरित हो जाएगा, मीन्स दोनों पर आधा आधा हो जाएगा। तो QA बराबर कितना, QA बराबर हो जाएगा QB बटा 2, आधा हो गया, और QB डैश बराबर हो जाएगा QB बटा 2। इतना तो रिजल्ट मिल गया QB डैश का। अब मैं इस QA पर इतना आवेश है, इसको मैं C के संपर्क में लाता हूँ, तो C पर आवेश कितना है QC। अब आवेश QC तो ये Q के तुल्य मान सकते हैं, मीन्स Q का तो आधा हुआ है अपने पास में, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q बटा में 2, और इसको भी आप लिख सकते हैं Q बटा में 2। जैसे ही मैं इसको संपर्क में लाऊंगा तो टोटल आवेश कितना हो गया, टोटल आवेश हो जाएगा कुल आवेश हो जाएगा अपने पास में Q प्लस Q/2, इतना आवेश हो गया जब उनको संपर्क में लाए। ठीक है, फिर वापस हटाया तो संपर्क के पश्चात आवेश कितना बचेगा, दोनों पर समरूप वापस जाएगा, समरूप होगा तो ये टोटल अपने पास में कितना बना, ये टोटल अपने पास में कितना बनता है, एक से ही 1/2 गया, मीन्स 3/2Q। तो संपर्क के पश्चात दोनों पर समरूप आवेशित होगा तो समरूप हो जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा होगा तो इस स्थिति में प्रत्येक के पास में कितना आएगा, QA के पास में मिलेगा 3/4Q और QC के बाद कितना मिलेगा 3/4Q, इतना आवेश मिलेगा। तो A से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को चाहिए कि B और C के बाद पुनः उस पर कितना आवेश प्रतिकर्षण लगेगा। तो अब कितना आवेश लगेगा, समान दूरी पर रख दिया तो F डैश बराबर बनेगा K QB डैश QC डैश, इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दें, अपॉन समान दूरी पर रखा है तो QB डैश का मान कितना Q/2, तो K Q/2 और QC डैश का मान कितना 3/4 इंटू Q और अपॉन में R²। क्या बन गया, F डैश बराबर बन गया 3/8 KQ² KQ² तो F था, मान रख दो, तो बनेगा F डैश बराबर 3/8F। इतना बल लगेगा, प्रारंभ में जो बल था उसका 3/8 गुना हो जाता है। तो पहले एक के संपर्क में लाएंगे, दोनों पर समरूप आवेशित हुआ, वितरित हो गया, फिर उस A को B के संपर्क में भी लाएंगे तो कुल आवेश हो जाएगा इतना, फिर दोनों पे समरूप बटेगा तो उसमें 2 का आपने भाग लगा दिया क्योंकि 2 में बटा है, तो एक पर इतना दूसरे पर इतना, ये चाहिए और ये वाला चाहिए, दोनों से अपन ने F डैश निकाल लिया तो इतना प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपने फर्स्ट चैप्टर के जो आपके 2 डाउट्स थे उनको क्लियर कर लिया है। सेकंड चैप्टर के कुछ डाउट्स हो गए हैं, कुछ डाउट्स बचे हैं, उनको अपन कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।